बहुत समय पहले की बात है जब भारत में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा विक्रमादित्य राज करते थे, जिनकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रकला। राजकुमारी चंद्रकला न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, दयालु और कला संगीत में भी निपुण थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राजा महाराजा उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इसी राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर, और इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती ग्वाला रहता था। मोहन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 5 गायें थीं जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था। मोहन हर सुबह अपनी गायों को लेकर राजमहल के पास के घने जंगल में चराने जाता था, जहां हरी भरी घास और साफ पानी की धाराएं बहती थीं। वह बहुत ईमानदार, परिश्रमी और दयालु स्वभाव का युवक था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की तारीफ करते थे। हालांकि वह गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन की बात है जब मोहन अपनी गायों को लेकर जंगल में गया तो उसने देखा कि राजमहल के बगीचे में राजकुमारी चंद्रकला अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ रही थी और उनकी हंसी की मधुर आवाज पूरे बगीचे में गूंज रही थी। मोहन ने जब पहली बार राजकुमारी को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। राजकुमारी का चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोहन का दिल पहली नजर में ही राजकुमारी पर आ गया, लेकिन वह अपनी हैसियत जानता था। मोहन अपने मन में सोचने लगा कि वह तो एक गरीब ग्वाला है और राजकुमारी एक राजघराने की बेटी, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। यह प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर भी वह अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित नहीं कर पाता था और हर दिन दूर से ही राजकुमारी को देखने का इंतजार करता था। कभी कभी वह अपनी बांसुरी बजाता था और राजकुमारी उस मधुर संगीत को सुनकर रुक जाती थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह संगीत किसका है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और मोहन का प्रेम और गहरा होता गया। वह राजकुमारी के बारे में दिन रात सोचता रहता था। उसकी दादी माँ ने उसकी इस हालत को देखा और उससे पूछा कि क्या बात है, तो मोहन ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, यह प्रेम असंभव है, लेकिन अगर यह सच्चा प्रेम है तो भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मोहन ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और अपने काम में लगा रहा। एक दिन की बात है जब राजकुमारी चंद्रकला अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने आई थी। वह अकेली थी और जंगल की सुंदरता का आनंद ले रही थी। अचानक झाड़ियों से एक विशाल और भूखा बाघ निकला जो राजकुमारी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमारी का घोड़ा डर से बिदक गया और राजकुमारी जमीन पर गिर गई। वह डर से चिल्लाने लगी और उसकी जान खतरे में थी। बाघ राजकुमारी की तरफ झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी मोहन वहां पहुंच गया। मोहन ने यह भयानक दृश्य देखा और एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मजबूत लाठी उठाई और बाघ के सामने आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई और बाघ पर लाठी से वार किया। बाघ और मोहन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मोहन बहुत बहादुरी से लड़ा और आखिरकार अपनी चतुराई से बाघ को भगाने में सफल रहा। हालांकि इस लड़ाई में मोहन को कई चोटें आईं और वह जमीन पर गिर गया। राजकुमारी चंद्रकला ने जब यह सब देखा तो वह दौड़कर मोहन के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई थी। उसने मोहन से पूछा कि तुम कौन हो और तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान क्यों बचाई। मोहन ने कहा कि मैं इसी गांव का एक गरीब ग्वाला हूं और आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। राजकुमारी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रुमाल से उसके घावों को बांधा। उसने मोहन का नाम पूछा और कहा कि वह इस उपकार को कभी नहीं भूलेगी।
राजकुमारी ने अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ रुख किया, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं था। वह बार बार मोहन की बहादुरी और निस्वार्थ प्रेम के बारे में सोच रही थी। उसने अपने जीवन में कई राजकुमारों और धनी लोगों को देखा था, लेकिन किसी में भी इतना साहस और दयालुता नहीं देखी थी जितनी उस गरीब ग्वाले में थी। राजकुमारी के मन में मोहन के प्रति एक अलग ही सम्मान और आकर्षण पैदा होने लगा। जब राजकुमारी महल पहुंची तो उसने पूरी घटना अपने पिता राजा विक्रमादित्य को बताई। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि उनकी बेटी को खतरा हुआ और साथ ही उन्हें उस बहादुर युवक के बारे में जानने की इच्छा हुई जिसने उनकी बेटी की जान बचाई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस ग्वाले को खोजकर दरबार में लाया जाए। सैनिकों ने गांव में जाकर मोहन को खोजा और उसे राजा के सामने पेश किया। मोहन जब दरबार में पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। सभी दरबारी, मंत्री और राज परिवार के लोग मौजूद थे। राजा विक्रमादित्य ने मोहन से पूछा कि क्या तुमने वाकई मेरी बेटी की जान बचाई है? मोहन ने विनम्रता से कहा कि हाँ महाराज, लेकिन मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजा को मोहन की विनम्रता और ईमानदारी बहुत पसंद आई। राजा ने कहा कि तुमने मेरी सबसे कीमती चीज यानी मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें जो भी इनाम चाहिए वो मांग सकते हो। मोहन ने राजा की तरफ देखा, फिर राजकुमारी की तरफ देखा और कहा कि महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं तो एक गरीब ग्वाला हूँ और मेरे लिए राजकुमारी की खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे राजकुमारी के दर्शन करने की अनुमति दे दीजिए। इतना कहकर मोहन चुप हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को समझ आ गया कि यह युवक उनकी बेटी से प्रेम करता है। राजा के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि एक गरीब ग्वाले की हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी से प्रेम करने की। राजा विक्रमादित्य ने कड़े स्वर में कहा कि मोहन, तुम एक गरीब ग्वाले हो और मेरी बेटी एक राजकुमारी है। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यह रिश्ता कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। राजकुमारी चंद्रकला यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि वह राजा की बेटी थी और उसे अपने पिता का सम्मान करना था। मोहन ने राजा से कहा कि महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब ग्वाला हूँ, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं राजकुमारी को अपना सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है। मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा कि मोहन, तुम्हारा प्रेम भले ही सच्चा हो, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को वो सब दे सकते हो जो वह राजमहल में पाती है? क्या तुम उसे रेशमी कपड़े, सोने के आभूषण, नौकर चाकर और शाही जीवन दे सकते हो? मोहन चुप रह गया क्योंकि वह जानता था कि वह यह सब नहीं दे सकता। तभी राजा विक्रमादित्य के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर यह युवक सचमुच मेरी बेटी से प्रेम करता है और वह योग्य है तो उसे परीक्षा में सफल होना होगा। राजा ने कहा कि मोहन, अगर तुम सचमुच मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होना पड़ेगा। अगर तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो गए तो मैं तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। राजा ने पहली परीक्षा बताई कि मोहन को एक रात के अंदर समुद्र की सबसे गहराई में छिपे हुए सोने के सिक्के को लाना होगा जो एक खतरनाक दानव की रक्षा में है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए क्योंकि यह काम लगभग असंभव था। कई बहादुर योद्धा इस काम को करने गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था। मोहन ने बिना डरे कहा कि मैं यह काम करूंगा महाराज, और वह उसी समय समुद्र की तरफ चल पड़ा। मोहन ने कई दिनों तक यात्रा की और आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र बहुत विशाल और डरावना था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक स्थानीय मछुआरे से मदद मांगी जिसने उसे एक पुरानी नाव दी। मोहन ने समुद्र में गोता लगाया और गहराई में जाने लगा। पानी के अंदर अंधेरा था और कई खतरनाक जीव थे,
लेकिन मोहन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। आखिरकार उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें एक भयानक दानव रहता था जो उस सोने के सिक्के की रक्षा कर रहा था। मोहन ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने दानव से लड़ने की बजाय उससे बात करने की कोशिश की। उसने दानव से पूछा कि तुम इस अंधेरी गुफा में अकेले क्यों रहते हो और इस सिक्के की रक्षा क्यों करते हो। दानव ने बताया कि उस पर एक श्राप है जिसकी वजह से वह इस गुफा में कैद है और जब तक कोई सच्चा प्रेमी यहाँ नहीं आएगा तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। मोहन ने दानव को अपनी कहानी बताई और कहा कि उसका प्रेम सच्चा है। दानव को मोहन की सच्चाई पर विश्वास हो गया और उसने मोहन को वह सोने का सिक्का दे दिया और खुद भी उस श्राप से मुक्त हो गया। मोहन ने दानव को धन्यवाद दिया और वापस किनारे पर आ गया। मोहन जब सोने का सिक्का लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो सभी हैरान रह गए। राजा विक्रमादित्य भी आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मोहन इस परीक्षा में असफल हो जाएगा। राजा ने मोहन की तारीफ की लेकिन कहा कि अभी 2 परीक्षाएं और बाकी हैं। राजा ने दूसरी परीक्षा बताई कि मोहन को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा और वहां से एक जादुई बीज लाना होगा जो केवल वहां की बर्फीली चट्टानों पर उगता है। यह बीज बहुत दुर्लभ है और इसे पाना बेहद कठिन है क्योंकि वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है और तापमान बहुत कम है। मोहन ने फिर से स्वीकार किया और वह हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पहाड़ों की तलहटी में पहुंचा। वहां उसे कुछ साधु संत मिले जिन्होंने उसे रास्ता बताया और चेतावनी दी कि यह यात्रा बहुत खतरनाक है। मोहन ने उनका आशीर्वाद लिया और पहाड़ों पर चढ़ने लगा। रास्ता बेहद कठिन था। तेज हवाएं चल रही थीं, बर्फबारी हो रही थी और ठंड इतनी थी कि मोहन की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। कई बार वह फिसलकर गिरते गिरते बचा लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद मोहन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे बर्फीली चट्टानों के बीच वह जादुई बीज मिला जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। मोहन ने बहुत सावधानी से उस बीज को निकाला और अपने पास रख लिया। फिर वह वापस नीचे उतरने लगा। वापसी की यात्रा भी उतनी ही कठिन थी लेकिन राजकुमारी के प्रेम ने उसे हिम्मत दी और वह सुरक्षित वापस आ गया। जब मोहन जादुई बीज लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा विक्रमादित्य और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें नहीं लगता था कि एक गरीब ग्वाला इतना साहसी और दृढ़निश्चयी होगा। राजकुमारी चंद्रकला भी मोहन की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसके मन में मोहन के प्रति प्रेम और गहरा हो गया। लेकिन राजा ने कहा कि अभी एक परीक्षा बाकी है और यह सबसे कठिन परीक्षा है। राजा विक्रमादित्य ने तीसरी और अंतिम परीक्षा बताई। उन्होंने कहा कि मोहन को एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और यह उत्तर इतना सटीक होना चाहिए कि राजा पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। राजा ने प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है और क्यों? क्या वह धन है, सत्ता है, सुंदरता है या कुछ और? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। कई बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए लेकिन राजा किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है सच्चा प्रेम, ईमानदारी और अच्छा चरित्र। धन आज है कल नहीं भी हो सकता, सत्ता भी अस्थायी है, सुंदरता भी समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन सच्चा प्रेम और अच्छा चरित्र हमेशा रहता है। धन से आप महल खरीद सकते हैं लेकिन घर नहीं, बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, दवाई खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं, और लोगों को खरीद सकते हैं लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। मैं भले ही गरीब हूं लेकिन मेरे पास सच्चा प्रेम है, ईमानदारी है और अच्छा चरित्र है और यही चीजें किसी भी रिश्ते की नींव हैं। मोहन के इस उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक केवल साहसी और मेहनती ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी है। उन्होंने समझ लिया कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि चरित्र, प्रेम और संस्कारों में होती है।
राजा को यह भी एहसास हुआ कि मोहन ने तीनों परीक्षाओं में अपने साहस, दृढ़ निश्चय, बुद्धिमत्ता और सच्चे प्रेम का परिचय दिया है। राजा विक्रमादित्य ने खड़े होकर कहा कि मोहन, तुमने तीनों परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरी बेटी के योग्य हो। मैं अपना वचन निभाता हूँ और मैं तुम्हारी और राजकुमारी चंद्रकला की शादी की घोषणा करता हूँ। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी चंद्रकला की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन भी बहुत भावुक हो गया। उसने राजा के चरण छुए और उनका धन्यवाद किया। राजा ने पूरे राज्य में मोहन और राजकुमारी चंद्रकला की शादी की घोषणा करवा दी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। गरीब और अमीर सभी लोग इस शादी का जश्न मनाने लगे, क्योंकि यह एक अनोखी प्रेम कहानी थी जो यह साबित करती थी कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल को फूलों से सजाया गया, संगीत बजने लगा और दावतों का आयोजन किया गया। शादी के दिन मोहन पहली बार राजसी कपड़े पहनकर दूल्हे के रूप में तैयार हुआ। वह बहुत सुंदर लग रहा था। राजकुमारी चंद्रकला भी दुल्हन के रूप में अत्यंत सुंदर लग रही थी। दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। मोहन की दादी माँ भी शादी में मौजूद थी और वह खुश थी कि उसका पोता इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। पूरे राज्य के लोग इस शादी का जश्न मना रहे थे। शादी के बाद राजा विक्रमादित्य ने मोहन को अपना राजकीय सलाहकार बना दिया और उसे राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। मोहन ने अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सूझबूझ से राज्य की बहुत सेवा की। उसने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाईं, किसानों को उचित मूल्य दिलवाया, न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया और राज्य में शांति और समृद्धि लाई। लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला बहुत खुश थे। उनका प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। मोहन ने राजकुमारी को हमेशा खुश रखा और उसका ध्यान रखा। राजकुमारी ने भी मोहन का पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर राज्य की सेवा की और प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। कुछ सालों बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ जो बहुत समझदार और गुणवान था। इस कहानी की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग मोहन और राजकुमारी चंद्रकला की प्रेम कहानी को एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। यह कहानी यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्म, साहस, ईमानदारी और चरित्र से होती है। सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता और अगर प्रेम सच्चा हो तो सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। मोहन एक गरीब ग्वाला था, लेकिन उसके गुणों ने उसे राजघराने का हिस्सा बना दिया। कहानी यह भी बताती है कि माता पिता को अपने बच्चों की खुशी को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, न कि धन दौलत और सामाजिक स्तर को। राजा विक्रमादित्य ने भी अंत में यही समझा कि उनकी बेटी की खुशी मोहन जैसे सच्चे और गुणवान व्यक्ति के साथ ही संभव है, और उन्होंने अपनी सोच बदली और सही फैसला लिया। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला ने साबित कर दिया कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम होता है और वह सबसे शक्तिशाली भावना है जो इंसान को किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला हमेशा खुशी खुशी रहे। उन्होंने अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया जहां सभी लोग समानता, प्रेम और भाईचारे से रहते थे। मोहन ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया और अपने गुणों से सबको प्रभावित किया। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि अगर इरादे मजबूत हों, दिल साफ हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और इसीलिए आज भी जब कोई सच्चे प्रेम की बात करता है तो मोहन और राजकुमारी चंद्रकला की कहानी याद आ जाती है। यह कहानी समाज को यह संदेश देती है कि हमें लोगों को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि उनके चरित्र और गुणों से परखना चाहिए, क्योंकि असली अमीरी और असली सुंदरता तो दिल में होती है, न कि बाहरी दिखावे में। और मोहन ने यह साबित कर दिया था कि एक गरीब ग्वाला भी अपने गुणों और सच्चे प्रेम के बल पर राजकुमारी का दिल और पूरे राज्य का सम्मान जीत सकता है।
और इस तरह यह कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बना रहता है कि सच्चा प्रेम, ईमानदारी और अच्छा चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला की शादी को कई साल बीत चुके थे और वे बहुत खुशी से राज्य में रह रहे थे। उनका बेटा राजकुमार देवराज अब 10 साल का हो चुका था और वह बहुत समझदार, बहादुर और दयालु था। उसमें अपने पिता मोहन की ईमानदारी और अपनी माता चंद्रकला की सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों के गुण थे। राजा विक्रमादित्य अब बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने राज्य की सारी जिम्मेदारियां मोहन को सौंप दी थीं। मोहन अब राज्य का मुख्य सलाहकार और राजकुमारी चंद्रकला के साथ राज्य का संचालन करता था। सुवर्णपुर राज्य बहुत समृद्ध और शांतिपूर्ण था। प्रजा खुश थी और चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि खुशियां कभी ज्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई जिसने सभी को चिंतित कर दिया। सुवर्णपुर राज्य के पड़ोस में एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा दुर्योधन राज करता था, जिसका राज्य कालपुर था। राजा दुर्योधन बहुत अत्याचारी, लालची और अहंकारी था। उसकी हमेशा से यह इच्छा थी कि वह सुवर्णपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला ले, क्योंकि सुवर्णपुर बहुत समृद्ध था और वहां की प्रजा बहुत खुश थी। राजा दुर्योधन को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा राज्य उसके राज्य से बेहतर हो। एक दिन राजा दुर्योधन ने सुवर्णपुर राज्य में अपना एक दूत भेजा और संदेश भिजवाया कि या तो राजा विक्रमादित्य उनके सामने घुटने टेक दें और अपना राज्य उन्हें सौंप दें, या फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यह संदेश सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा विक्रमादित्य बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि राजा दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। लेकिन मोहन ने शांति से कहा कि महाराज, हम कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। मोहन ने दूत से कहा कि जाकर अपने राजा से कहना कि सुवर्णपुर की प्रजा और राज परिवार युद्ध के लिए तैयार है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम उससे नहीं डरेंगे। दूत वापस चला गया और राजा दुर्योधन को सारी बात बता दी। राजा दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ और उसने तुरंत अपनी विशाल सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि वह सुवर्णपुर को आसानी से जीत लेगा, क्योंकि उसकी सेना में हजारों योद्धा थे, जबकि सुवर्णपुर की सेना बहुत छोटी थी। मोहन ने तुरंत राज्य की सेना को तैयार करने के लिए कहा। उसने सभी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और युद्ध की रणनीति बनाई। मोहन जानता था कि संख्या में उनकी सेना कम है, इसलिए उन्हें चतुराई और रणनीति से काम लेना होगा। उसने राज्य के सभी युवाओं से अपील की कि वे राज्य की रक्षा के लिए आगे आएं। हजारों युवा मोहन की अपील पर अपने घर छोड़कर सेना में शामिल हो गए, क्योंकि वे मोहन से बहुत प्रेम और सम्मान करते थे और अपने राज्य की रक्षा करना चाहते थे। मोहन ने अपनी सेना को विभिन्न समूहों में बांट दिया। कुछ सैनिकों को महल की रक्षा का काम सौंपा, कुछ को सीमा पर तैनात किया और कुछ को गुप्त मिशन के लिए तैयार किया। मोहन ने राजकुमारी चंद्रकला से कहा कि वह और उनका बेटा देवराज महल में ही रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन राजकुमारी चंद्रकला ने कहा कि वह भी इस युद्ध में अपना योगदान देना चाहती है। उसने राज्य की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सैनिकों के लिए खाना बनाने, घायलों की देखभाल करने और जरूरी सामान जुटाने का काम सौंपा। कुछ दिनों बाद राजा दुर्योधन की विशाल सेना सुवर्णपुर की सीमा पर पहुंच गई। उनकी सेना में हाथी, घोड़े, रथ और हजारों योद्धा थे। यह देखकर सुवर्णपुर के कुछ सैनिकों का हौसला टूटने लगा, लेकिन मोहन ने सभी को साहस बंधाया और कहा कि संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा इरादा और हमारी रणनीति। हमें अपने राज्य और अपने प्रियजनों की रक्षा करनी है, इसलिए हम जीतेंगे। मोहन के इन शब्दों से सभी सैनिकों में नई ऊर्जा आ गई और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध शुरू हो गया और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। राजा दुर्योधन की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन मोहन की सेना साहस और रणनीति में उनसे आगे थी।
मोहन ने अपने सैनिकों को युद्ध कला की विशेष तकनीकें सिखाई थीं जिससे वे कम संख्या में भी बड़ी सेना का सामना कर सकें। पहले दिन का युद्ध शाम तक चला और दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए, लेकिन कोई भी पक्ष निर्णायक जीत नहीं हासिल कर पाया। रात को जब युद्ध रुका तो मोहन ने अपनी रणनीति पर फिर से विचार किया। उसे समझ आ गया कि अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ सबसे बहादुर और चतुर सैनिकों को चुना और उन्हें एक गुप्त मिशन पर भेजा। इस मिशन का उद्देश्य था राजा दुर्योधन के खाद्य भंडार और हथियारों के गोदाम को नष्ट करना ताकि उनकी सेना कमजोर पड़ जाए। यह एक बहुत खतरनाक मिशन था क्योंकि इन सैनिकों को दुश्मन की सेना के बीच से गुजरना था, लेकिन वे सब मोहन पर पूरा भरोसा करते थे और अपनी जान की परवाह किए बिना वे इस मिशन पर निकल पड़े। दूसरे दिन फिर से युद्ध शुरू हुआ और इस बार लड़ाई और भी भयंकर हो गई। राजा दुर्योधन खुद युद्धभूमि में आ गया और अपने सैनिकों का नेतृत्व करने लगा। वह एक बहुत कुशल योद्धा था और उसने कई सुवर्णपुर के सैनिकों को घायल कर दिया। यह देखकर मोहन भी युद्धभूमि में उतर गया और उसने राजा दुर्योधन को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। मोहन अपनी तलवार और ढाल से राजा दुर्योधन के हर वार का जवाब दे रहा था। युद्धभूमि में सभी की नजरें इन दोनों महान योद्धाओं पर टिकी थीं। मोहन और राजा दुर्योधन के बीच युद्ध कई घंटों तक चला। दोनों में से किसी को भी हार मानने का इरादा नहीं था, लेकिन तभी मोहन को याद आया कि उसकी असली ताकत उसकी बुद्धिमत्ता है, न कि केवल शारीरिक बल। उसने राजा दुर्योधन से युद्ध बंद करके बात करने का प्रस्ताव रखा। राजा दुर्योधन हंसा और बोला कि क्या तुम डर गए हो मोहन? लेकिन मोहन ने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं डरा हूँ, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या आप एक सच्चे योद्धा हैं या एक कायर राजा जो केवल ताकत पर विश्वास करता है। राजा दुर्योधन को मोहन की यह बात बहुत बुरी लगी और उसने युद्ध रोककर पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? मोहन ने कहा कि महाराज, आप इतनी बड़ी सेना लेकर एक छोटे से शांतिप्रिय राज्य पर हमला कर रहे हैं। क्या यही बहादुरी है? सच्चा योद्धा वही होता है जो कमजोर की रक्षा करे, न कि उस पर अत्याचार करे। आप एक शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन आपकी यह ताकत आपको महान नहीं बनाती। महानता तो उसमें है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। मोहन की इन बातों ने राजा दुर्योधन के मन में कुछ हलचल पैदा की। मोहन ने आगे कहा कि महाराज, मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ। इस युद्ध में दोनों तरफ के कई निर्दोष सैनिक मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं। क्यों न हम एक एक युद्ध करें जिसमें केवल आप और मैं लड़ेंगे और जो जीतेगा उसी की जीत मानी जाएगी। इससे हजारों लोगों की जान बच जाएगी। राजा दुर्योधन ने कुछ देर सोचा और फिर मान गया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह मोहन को आसानी से हरा देगा। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध बंद करने का आदेश दिया और एक विशाल मैदान में एक एक युद्ध की तैयारी की गई। लेकिन उसी समय मोहन के गुप्त सैनिकों ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने राजा दुर्योधन के खाद्य भंडार और हथियारों के कई गोदामों को आग लगा दी थी और वापस आकर मोहन को सूचना दी। यह खबर सुनकर राजा दुर्योधन की सेना में हड़कंप मच गया। बिना खाने और हथियारों के वे कमजोर पड़ने लगे। राजा दुर्योधन को समझ आ गया कि मोहन ने उसे बातों में उलझाकर अपनी रणनीति को अंजाम दिया है। वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन साथ ही उसे मोहन की बुद्धिमत्ता और रणनीति की सराहना भी करनी पड़ी। राजा दुर्योधन ने मोहन से पूछा कि क्या यह तुम्हारी चाल थी? मोहन ने कहा कि हाँ महाराज, युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ा जाता है। मैंने कोई अनैतिक काम नहीं किया, बस युद्ध की रणनीति अपनाई है और अब आपकी सेना कमजोर पड़ गई है। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करता हूं कि यह युद्ध बंद कर दीजिए। हमारे दोनों राज्य शांति से रह सकते हैं। हमें एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि मित्र बनना चाहिए। राजा दुर्योधन ने कुछ देर सोचा और उसे एहसास हुआ कि मोहन सही कह रहा है। युद्ध से केवल विनाश होता है।
राजा दुर्योधन ने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि मोहन, तुम सचमुच एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुमने मुझे युद्ध में नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और अच्छे विचारों से हराया है। मैं अपनी सेना वापस ले जाता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। मोहन ने भी राजा दुर्योधन का हाथ पकड़ा और कहा कि महाराज, मुझे भी आपकी मित्रता स्वीकार है। हम दोनों मिलकर अपने राज्यों को और भी समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह एक बड़े युद्ध को मोहन ने अपनी बुद्धिमत्ता से टाल दिया और दो दुश्मन राज्य मित्र बन गए। जब सुवर्णपुर की प्रजा को यह खबर मिली कि युद्ध बिना खून-खराबे के खत्म हो गया और दोनों राज्य मित्र बन गए हैं, तो सभी बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा विक्रमादित्य ने मोहन को गले लगाया और कहा कि तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया बल्कि युद्ध की विभीषिका से भी बचाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और शांतिप्रिय स्वभाव ने एक बड़ी मुसीबत टाल दी। राजकुमारी चंद्रकला भी बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि उसका पति इतना बुद्धिमान और साहसी है। छोटे राजकुमार देवराज ने भी अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और उसने मन में ठान लिया कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता जैसा बहादुर और बुद्धिमान बनेगा। इस घटना के बाद सुवर्णपुर और कालपुर राज्य के बीच बहुत अच्छे संबंध हो गए। दोनों राज्यों के बीच व्यापार शुरू हुआ। दोनों राज्यों की प्रजा एक दूसरे के राज्य में आ जा सकती थी। राजा दुर्योधन अपने स्वभाव में भी धीरे धीरे बदलाव लाने लगा। मोहन के संपर्क में रहने से उसे समझ आने लगा कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा से प्रेम करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है, न कि केवल ताकत दिखाकर डराता है। राजा दुर्योधन ने अपने राज्य में भी कई सुधार किए और धीरे धीरे उसकी प्रजा भी उसे प्यार करने लगी। कुछ साल बीत गए और अब राजकुमार देवराज 16 साल का हो गया था। वह एक बहुत ही गुणवान, बहादुर और बुद्धिमान युवक बन गया था। उसमें अपने पिता मोहन की सभी अच्छाइयाँ थीं। उसने युद्ध कला, राजनीति, साहित्य और कला सभी में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन राजकुमार देवराज ने अपने पिता मोहन से कहा कि पिताजी, मैं राज्य से बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं अलग अलग राज्यों में जाकर वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनकी समस्याओं को समझना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ। मोहन ने अपने बेटे की इस इच्छा को सुना और बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा बड़े काम करने की क्षमता रखता है। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला ने राजकुमार देवराज को अपना आशीर्वाद दिया और उसे यात्रा पर भेज दिया। देवराज ने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई उसे पहचान न सके और वह आम लोगों की तरह रह सके। वह अकेले ही निकल पड़ा। उसके साथ केवल उसका घोड़ा और कुछ जरूरी सामान था। देवराज ने कई राज्यों की यात्रा की और वहां उसने देखा कि कुछ राज्यों में प्रजा बहुत खुश है, जबकि कुछ राज्यों में गरीबी और अत्याचार है। उसने गरीबों की मदद की, अन्याय का विरोध किया और जहां भी जरूरत हुई वहां लोगों की सहायता की। एक दिन देवराज एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां उसने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या समस्या है। बूढ़े आदमी ने बताया कि उनके राज्य का राजा बहुत क्रूर और अत्याचारी है। वह प्रजा से भारी कर वसूलता है और जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसे कठोर सजा देता है। हाल ही में राजा ने गांव की एक सुंदर लड़की को जबरदस्ती अपने महल में बुला लिया है और उसे वापस नहीं भेज रहा। वह लड़की गांव के एक गरीब किसान की बेटी है और उसके बूढ़े माता पिता बहुत रो रहे हैं। देवराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि वह उस लड़की को जरूर बचाएगा और उस अत्याचारी राजा को सबक सिखाएगा। देवराज ने अपनी पहचान छुपाकर राजमहल में प्रवेश करने की योजना बनाई। उसने साधारण नौकर के कपड़े पहने और महल में नौकर के रूप में काम करने लगा। कुछ दिनों में उसने पूरे महल की जानकारी इकट्ठा कर ली और पता लगा लिया कि वह लड़की किस कमरे में बंद है। एक रात जब सब सो गए तो देवराज ने उस कमरे में जाने का रास्ता ढूंढ लिया। वह चुपचाप कमरे में गया और उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कोने में बैठी रो रही थी। उसका नाम प्रिया था और वह बहुत डरी हुई थी।
देवराज ने प्रिया से धीरे से कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ। प्रिया ने देवराज की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो? देवराज ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ और मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्रिया को थोड़ी उम्मीद बंधी और उसने देवराज का साथ दिया। दोनों चुपचाप महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी महल के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया। देवराज ने अपनी तलवार निकाली और पहरेदारों से लड़ना शुरू कर दिया। वह बहुत कुशल योद्धा था, इसलिए उसने कई पहरेदारों को हरा दिया और प्रिया को लेकर बाहर निकलने में सफल रहा। जब राजा को पता चला कि उसकी कैद से वह लड़की भाग गई है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी पूरी सेना को देवराज और प्रिया को पकड़ने के लिए भेज दिया। देवराज और प्रिया घोड़े पर बैठकर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन राजा की सेना उनका पीछा कर रही थी। देवराज ने प्रिया से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों से होते हुए यात्रा की और आखिरकार वे उस गांव में पहुंच गए जहां प्रिया के माता पिता रहते थे। प्रिया के माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने देवराज को बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन राजा की सेना भी गांव तक पहुंच गई और उन्होंने गांव को घेर लिया। राजा खुद भी वहां आया और उसने देवराज को ललकारा कि तुमने मेरी कैद से उस लड़की को भगाने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें और इस पूरे गांव को सजा दूंगा। देवराज ने शांति से कहा कि महाराज, आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, न कि उन पर अत्याचार करना। आपने एक निर्दोष लड़की को जबरदस्ती अपने महल में बंद किया था, जो पूरी तरह गलत था। मैंने केवल न्याय के लिए उसे बचाया है। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने देवराज पर हमला करने का आदेश दे दिया। देवराज और राजा के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवराज बहुत बहादुरी से लड़ रहा था और उसकी तलवार चलाने की कला देखकर सभी हैरान थे। राजा भी एक अनुभवी योद्धा था, लेकिन देवराज की फुर्ती और कौशल के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार देवराज ने राजा को हरा दिया और अपनी तलवार उसके गले पर रख दी। लेकिन देवराज ने राजा को मारा नहीं, बल्कि उससे कहा कि महाराज, मैं आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन आपको अपने तरीके बदलने होंगे। एक राजा को अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन आपकी अपनी प्रजा ही आपके खिलाफ हो जाएगी। देवराज की यह बातें सुनकर राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। उसने देवराज से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उनकी भलाई के लिए काम करेगा। गांव के लोगों ने भी राजा को एक और मौका देने का फैसला किया। देवराज ने प्रिया और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गांव के सभी लोगों ने देवराज को विदाई दी और उसकी बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की। प्रिया ने भी देवराज को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी वजह से उसकी और उसके परिवार की जान बच गई। देवराज ने अपनी यात्रा जारी रखी और कई और राज्यों में गया। हर जगह उसने लोगों की मदद की और न्याय की स्थापना की। उसकी वीरता और दयालुता की कहानियां धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगीं। कुछ महीनों बाद जब देवराज वापस सुवर्णपुर लौटा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। मोहन और राजकुमारी चंद्रकला अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। देवराज ने अपने माता पिता को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि उसने बहुत कुछ सीखा है। मोहन ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे राजकुमार हो जो अपनी प्रजा की परवाह करता है। और इस तरह गरीब ग्वाला मोहन की कहानी अगली पीढ़ी में भी जारी रही और उसके बेटे देवराज ने भी अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे संस्कार और मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे इंसान का प्रभाव केवल उसके जीवन काल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है।